आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित मातृभूमि शीर्षक काव्य पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें। इस पाठ का जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, यह कविता किसे संबोधित है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि अरुण कमल का जन्म भारत में हुआ है, अतः उन्होंने भारतीय भूमि को मातृभूमि कहकर संबोधित किया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है, कवि ने स्वयं को खोए हुए बच्चे साथ दौड़ता हुआ कहा है। उन्होंने अपनी गति की तुलना समुद्र से की है। कवि ने ऐसी तुलना क्यों की है? काव्य पंक्तियों को उद्धृत करते हुए स्पष्ट करें। तो उसके जवाब में लिखेंगे कि और मैं मेले में खोए बच्चे साथ दौड़ता हूँ तुम्हारी ओर, जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है, छाती के सारे बटन खोले दहाता। उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह बताना चाहा है कि वास्तव में माँ बेटे का संबंध संसार के अनुपम संबंधों में से एक है। माँ के आंचल के नीचे ही किसी बच्चे का पूरा संसार बसता है, जहाँ बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए अपनी माँ पर आश्रित होता है, वहीं दूसरी ओर माँ के लिए वह बच्चा ही उसके ममता का केंद्र होता है। अर्थात माँ से अलग बच्चे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी मेले में बच्चे के खो जाने के बाद जब वह दूर से अपनी माँ को देखता है, वह नीचे बीच की बाधाओं की परवाह किए बिना शोर करता हुआ दौड़ पड़ता है, बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह। समुद्र की लहरों को तट से मिलने के लिए जितनी जल्दी और बेचैनी होती है, उतनी ही बेसब्री उस बच्चे को अपनी माँ से मिलने की होती है, समुद्र से थोड़ी भी कम नहीं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है, वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, कवि ने मजदूरों के लिए ऐसी उपमा क्यों दी है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा दिए गए सभी उपमा वास्तविक है। बारिश के होने से सभी अलग अलग ढंग से प्रभावित होते हैं, अर्थात सब पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है। वर्षा के होने से जहाँ बकरियाँ पेड़ की ओट में स्वयं को छुपाने लगती हैं, सांड बारिश में बेपरवाह सड़क के बीचों बीच खड़ा रहता है। वर्षा में रोमांतक तक भीग चुके कौए पेड़ की झुरमुट में छिप जाते हैं। श्रृंगार की हुई नव युवतियाँ दौड़ दौड़ कर आंगन में बिखरे हुए सामानों को समेटने लगती है, लेकिन वहीं खेत में काम करने वाले मजदूरों पर इसका कोई असर नहीं होता। कठिन परिश्रम के कारण उसका शरीर गर्मी के महीने की उष्णता से शुष्क ढेले की तरह शुष्क पड़ चुका है। बारिश की बूंद के गिरते ही उसका शरीर उसे सोख लेता है, अर्थात मजदूरों के श्रम की तुलना में कवि को बारिश अपर्याप्त लगता है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि नीचे उद्धृत काव्य पंक्तियों के मर्म को उद्घाटित करें। पंक्तियाँ हैं कि घर के आंगन में वो नवोढ़ा भींगती नाचती और काले पंखों के नीचे कौओं के सफ़ेद रोएं तक भींगते और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्थम गुत्था, ये सब तुम ही तो हो। तो इसके जवाब में लिखेंगे, उपरोक्त काव्यांश अरुण कमल विरचित काव्य मातृभूमि से ली गई है। इसमें वर्षा के प्रभावों का ही मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। वर्षा के आरंभ होते ही नव युवती या फिर नई दुल्हन जल्दी जल्दी आंगन के बिखरे सामानों को समेटने लगती है। उसकी यह चहलकदमी उसके नाचने के जैसा लगता है। काले पंखों वाले कौए का शरीर भी बारिश की बूंदों से भीग चुका है। उसके काले पंखों के नीचे रोए और सफ़ेद चमड़ी तक का हिस्सा वर्षा के पानी से सिक्त है। यहाँ कवि को वर्षा और उसके प्रभाव और प्रकृति सब एक दूसरे से जुड़े होने के जैसा लगता है, बिल्कुल इलायची की दाने की तरह। इन पंक्तियों में कवि के द्वारा मानवीकरण किया गया है। मातृभूमि के प्रति कवि का दृष्टिकोण और इलायची के रूप में बिंब का प्रयोग बिल्कुल नया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की। यह कैसी भाप है? इस भाप के इतना फैलने में किस तरह की व्यंजना है? तो इसके जवाब में लिखेंगे, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से इसके कवि ने वर्तमान समय की सच्चाई को दर्शाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह आज भी समाज दो भागों में है। एक में भूख, बेबसी और लाचारी है, जहाँ पेट भरने तक के लिए मुट्ठी भर अनाज उपलब्ध नहीं है। में दूसरी ओर अमीरों की दुनिया है, जहाँ अमीरों की सुविधा के लिए नित्य नए साधन जुटाए जाते हैं।
इनकी सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस वर्ग में सत्ता सुख भोगने वाले राजनेताओं का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्हीं तथाकथित नेताओं के द्वारा जब यह प्रचार किया जा रहा है कि देश में अब किसी बात की कोई कमी नहीं है, हम अब दूसरे देशों को निर्यात करने लगे हैं, लेकिन यह कहना कि अब देश में कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी सही नहीं है। देश के कई हिस्से में आज भी लोगों का जीवन स्तर काफ़ी नीचे है। लोग कंगाली और बदहाली के शिकार हैं। अतः यहाँ सत्ता के करीब रहने वालों के कुतर्कों को गर्म रोटी का भाव कहा गया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि कई दिनों से भूखे प्यासे कवि को माँ किस रूप में दिखलाई पड़ती है। कवि ने किन स्थानों के बच्चों का उल्लेख कविता में किया है और क्यों। तो इसके जवाब में लिखेंगे, कई दिनों से भूखे प्यासे कवि को लगता है जैसे उनकी माँ नक्काशीदार तस्तरी में कवि के लिए सूखे मेवे और गर्म दूध का गिलास लेकर आ रही है। मातृभूमि शीर्षक इस कविता में कवि ने कालाहांडी आंध्र प्रदेश और पलामू के पट्टन, नरौदा और पटिया के जैसे जगहों के बच्चों का जिक्र किया है। प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण वहाँ खेती करना मुश्किल है। खेती के अतिरिक्त अन्य कोई साधन वहाँ है ही नहीं। इनकी दशा सुधारने का प्रयास करने के बजाय सरकारें आंकड़ों की बाजीगरी में व्यस्त दिखाई देती है। देश और भविष्य का कर्णधार कहे जाने वाले बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और वे असमय ही काल के शिकार हो रहे हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है, ये अतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो माँ, इनके भींगे केस संवार दो अपनी श्यामल हाथों से। इन पंक्तियों के अर्थ लिखे। कवि ने यहाँ भींगे केस क्यों लिखा है, अपनी कल्पना से उत्तर दें। तो इसके जवाब में लिखेंगे, अरुण कमल रचित मातृभूमि शीर्षक कविता में कवि ने वर्तमान में समाज के विकृत स्वरूप का ही वर्णन किया है। इसमें कवि ऐसे बच्चे की स्थिति पर चर्चा की है जो किसी कारणवश अपनी माँ से बिछुड़ चुका है। वह स्नेह, प्रेम, अपनत्व और आशा से बिल्कुल भी अनजान है। अन्य शब्दों में कहें तो वह अनाथ है। वर्षा से भींगे हुए उसके बाल को कोई संवारने वाला नहीं है। इसे स्नेहपूर्ण स्पर्श की जरूरत है जो शायद मातृभूमि दे सकती है। अतः कवि मातृभूमि से उसे स्नेह देने का आग्रह करते हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है, तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि। इस प्रश्न का मूल भाव आपके विचार में क्या है। तो उसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि में कवि मातृभूमि से एक साथ कई प्रश्न करता है। कवि उस तह तक पहुँचना चाहते हैं जिसके कारण पूर्वजों ने जन्मभूमि को मातृभूमि कहा है। वे ये भी जानना चाहते हैं कि जब जन्मभूमि माता के समान होती है तो फिर कैसे किसी जगह फसल की अच्छी पैदावार होती है और किसी जगह पैदावार होती ही नहीं। एक जगह के लोग वहाँ के मवेशी को भी अन्न खाने के लिए मिलता है, जबकि वहीं दूसरी जगह के बच्चों तक को भूखे रहना पड़ता है। सच में अगर यह भूमि माता के समान है तो फिर इसे माता होने के धर्म को भी निभाना चाहिए। इसका स्नेह और प्यार सबको बराबर मिलना चाहिए। कवि पूछता है कि यदि यह सबकी माँ है तो फिर कालाहांडी आंध्र प्रदेश और पलामू के पट्टन, नरौदा और पटिया के बच्चों को खाली पेट क्यों सोना पड़ता है। बच्चे कुपोषण के शिकार क्यों हो रहे हैं। क्यों इन जगहों के किसान फसल नहीं होने से तबाह है। कवि मातृभूमि का मानवीकरण करते हुए उस पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हैं और उसके माता होने पर सवाल भी खड़ा करते हैं। कुल मिलाकर सबके साथ बराबर का व्यवहार करके मातृभूमि को स्वयं को माता सिद्ध करना होगा। कवि अपनी इस कविता में संभवतः यही कहना चाहते हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि और मैं भीज रहा हूँ, नाच रही धरती नाचता आसमान, मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा भीजता बीचों बीच। इन पंक्तियों के आशय स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि से स्नेह मिलने के अनुभव का वर्णन किया है। बारिश की बूंदों की फुहार कवि को मातृभूमि के स्नेह के जैसा प्रतीत होता है, जिसमें भीगने से वह आनंदित है। उसे लगता है मानो पूरी सृष्टि उसके इशारे पर नाच रहा है। वह अपने चारों ओर सुख और स्नेह को बरसते हुए महसूस करता है। इस स्नेह से केवल कवि ही नहीं बल्कि समस्त चराचर इससे लाभान्वित है। अतः उसे लगता है कि मातृभूमि सचमुच सभी की माँ है। क्लियर।
अब इसके अगले सवाल हैं कि कविता में कवि ने स्वयं को भींगने को भीजना कहा है, जबकि सिंधु घाटी के चौड़े पट्टे वाले सांड, बच्चे के केस, नवोढ़ा या कौए के पंख के लिए भींगना कहा है। ऐसा क्यों? क्या इसका कोई भौगोलिक भाषाई आधार है? तो इसके जवाब में लिखेंगे, कविता में कवि ने स्वयं के भींगने को भीजना कहा है, जबकि सिंधु घाटी का चौड़े पट्टे वाले सांड, बच्चे के केस, नवोढ़ा या कौए के पंखों के लिए भींगना शब्द का प्रयोग किया है। भीजना और भींगना दोनों शब्दों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भीजना शब्द जहाँ तत्सम रूप में मानक भाषा के तौर पर अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं भींगना शब्द भींजना का तद्भव रूप है। स्थानीय भाषा विशेषकर भोजपुरी भाषा में भींगना शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह इस कविता के कवि अरुण कमल के भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र से आने के कारण इनकी कविता में इसका प्रयोग होना स्वाभाविक है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि शब्दों के प्रयोग में कवि अपनी पीढ़ी में अतिशय सावधान है। उसके सावधान शब्द प्रयोगों के कुछ उदाहरण कविता से चुनकर उनका अर्थ स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में लिखेंगे, बिना किसी लाग लपेट के सीधी सीधी बात कहने के लिए प्रसिद्ध कवि अरुण कमल ने मातृभूमि शीर्षक कविता में अपनी मातृभाषा भोजपुरी के काफ़ी निकट दिखाई पड़ते हैं। अतः यहाँ इन्होंने तत्सम और क्लिष्ट हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर कविता को छंजीवी नहीं बनाना चाहते हैं। प्रस्तुत इस कविता में कवि अरुण कमल ने जानबूझकर कई हिंदी के शब्दों का भोजपुरी रूप प्रयोग किया है, जिनमें भींजता, हहराता, सूझता, छेके, हिलोड़ती, सोखना, भाप, गिलास, देहरी और माथा आदि शब्द प्रमुख है। कविता में प्रेषणीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से भी कवि ने हिंदी में भोजपुरी शब्द और भोजपुरी क्रियापदों का प्रयोग किया है। स्थानीय भाषा से हिंदी को और भी समृद्ध बनाना और भोजपुरी भाषा के शब्द सामर्थ्य से लोगों को अवगत कराना भी इसके दो अन्य कारण हो सकते हैं। कवि ने कविता में पीने और सोखने के जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया, उसके मात्रा संबंधी सामर्थ्य को स्पष्ट किया है। कविता में बच्चों के भूख से मरने वाले स्थानों का जिक्र करके इसके कवि ने यह बताना चाहा है कि वर्तमान समय की समस्याओं से मुंह मोड़ लेने से कवि अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि इस कविता में माँ और मातृभूमि की छवियाँ एक दूसरे में घुल मिलकर एकाकार हो जाती है तथा देह और काल के पहल पर माँ की प्रतिमा व्याप्ति और विस्तार पा जाती है। इस दृष्टि से कविता पर विचार करें और एक टिप्पणी लिखें। तो इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा संपूर्ण धरती को एक माँ के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। कवि स्वयं को इस कविता में एक बच्चे की तरह प्रस्तुत किया है। किसी भी जीव के जीवन का आरंभ मात्र शक्ति से ही होता है, यही उसके जीवन को विस्तार भी देती है। इसी का विस्तृत रूप पृथ्वी में भी दिखाई देता है, जो एक माँ की तरह सभी को जीने के लिए आवश्यक संसाधन और परिस्थितियाँ समान रूप से उपलब्ध कराती हैं। कविता में बराबर मातृभूमि शब्द की आवृत्ति से पाठक को माँ के स्नेहसिक्त ममतामयी प्रेम और अपनेपन का अनुभव होता है। क्लियर? तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित मातृभूमि शीर्षक पाठ और उसके अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। आशा है ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।